नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सम्राट कॉन्सेप्ट में। मैं आपको आज संधि का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। उससे पहले वर्ण विचार पढ़ा था, वर्णमाला पढ़ा था हमने, उसी से रिलेटेड हमारे संधि हैं। तो आज हम संधि के लिए संधि की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं संधि क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसकी बेसिक नॉलेज दूंगी कि संधि होती क्या है। ठीक है, कि संधि का मतलब क्या होता है। जैसे कि हमने वर्ण में पढ़ा था, ध्वनियां मिलती है एक दूसरे से। क्या मिलती है? ध्वनियां। ध्वनियां मिलके किसका निर्माण करती है? वर्ण का निर्माण करती है। किसका? वर्ण का। ठीक है, तो वर्ण से हम आगे क्या बना सकते हैं? तो ध्वनियों के मेल जो होते हैं, ध्वनियों के मेल या वर्णों के मेल, हम क्या कह सकते हैं? उसको संधि कह सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक शब्द लिखती हूं, विद्या। ठीक है, धन, अर्थी। ठीक है, तो मैं इसको कैसे बोल सकती हूँ? विद्या, अर्थी। इधर आओ, इसको संयुक्त शब्द बनाना है मुझे, तो मैं कैसे इसको बोलूंगी? विद्या, अर्थी। इधर आओ। तो जो सामने वाला स्टूडेंट होगा वो क्या कहेगा कि आपने मुझे अर्थी कह दिया। क्या कह दिया? अर्थी कह दिया। तो हमारे कुछ भाषाविद हैं। कौन है? भाषाविद। ठीक है, उन्होंने इसको संयुक्त करने के लिए, इसको साथ जोड़ने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, उन्हें हम संधि कह सकते हैं। ठीक है, तो भाषाविद होता क्या है? वह व्यक्ति जो भाषा को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। कौन? भाषा को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाला क्या कहलाता है? भाषाविद। ठीक है, उसको भाषा के बारे में पूर्ण जानकारी है, वो कहलाएगा भाषाविद। ठीक है, तो मैं इसको अलग अलग बांटती हूँ। जैसे कि आएगा हमारे सबसे पहले, वो भी कैसा? बिना स्वर का व, आधा व कह सकते हैं हम इसको, हलंत वाला। ठीक है, उसके बाद ई। ठीक है, और उसके बाद हमारे आता है द और य। ठीक है, उसके बाद आ और अ, आधा र, अ, र, थ, आधा और ई की मात्रा। कौन सी? बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, तो इसको हम एक साथ मिलाते हैं तो हमारे क्या बनता है? विद्यार्थी। कैसे बना? ये जो दो स्वर हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में मिलेंगे। ठीक है, आ और अ मिलेंगे तो क्या बनेगा? आ बनेगा। तो हम इसको जोड़ते हैं वापस, तो इसे क्या कह सकते हैं? विद्या। अब आ इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, फिर थी, और ये जो र है रेफ वाला, वो ऊपर चला जाएगा आगे वाले अक्षर के, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? एक संयुक्त रूप से विद्यार्थी। ठीक है, जैसे ये हम कह सकते हैं सजातीय वर्ण है, जो कि हमने वर्णमाला में पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे? वर्णमाला में, कि ये कौन से स्वर हैं? सजातीय स्वर हैं। इसके बारे में भी हम जब संधि को अलग अलग प्रकारों में बांटेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, आगे मैं आपको शब्द बताऊं, जैसे राकेश को मुझे अलग करना है। ठीक है, तो हमारे भाषाविदों ने इसके लिए भी कुछ बनाया है। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम? रा, क या राका, धन, ईश। ठीक है, तो ईश हमेशा बड़ा होता है, और ये जो है आ और ई जो मिलते हैं तो ए बनता है, आपको पता होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, संधि की तरफ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।
जैसे मैं कह सकती हूँ, अब हम संधि की तरफ बढ़ते हैं। तो संधि बना किससे, जैसे कि हमने वर्णमाला में पढ़ा था कि वर्ण कैसे बना है, उसी प्रकार संधि। तो मैं कह सकती हूँ कि संधि सम धातु और उसके पीछे धी प्रत्यय लगकर क्या बना है, संधि बना है। तो हम इसे कह सकते हैं इन दोनों के मेल से क्या बना है, संधि बना है, या इन दोनों के योग से क्या बना है, संधि बनी है। ठीक है, या हम कह सकते हैं जोड़, क्या कह सकते हैं, जोड़ कह सकते हैं कि संधि कैसे बना है, दो चीजें आपस में जुड़ी, उससे क्या बनी है, संधि बनी है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं उसको, एक परिभाषा के रूप में मैं बोलूं तो क्या बोल सकती हूँ कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, क्या होता है, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उसी रूप में मैं दूसरी परिभाषा आपको बताना चाहूं तो मैं कह सकती हूं कि प्रथम और जो दो शब्दों का मेल हो रहा है, प्रथम वर्ण या प्रथम शब्द का, इसको मैं हटा देती हूं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिलते हैं या उसे मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, तो क्या कहलाएगी, संधि कहलाती है। ठीक है, तो हम दो परिभाषाओं से ये समझ सकते हैं कि हमारे पास दो शब्द हैं, उनको हमने मिलाया, उसका लास्ट वर्ड और लास्ट वाले का फर्स्ट वर्ड हमने मिलाया, तो उसे हमें क्या नया शब्द मिला और उससे क्या बनी, संधि बनी। ठीक है, उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे बुक्स में लिखी हुई होती है परिभाषा नॉर्मल सी कि यदि दो वर्णों के परस्पर मेल से ध्वनि विकार उत्पन्न होता है, क्या होता है, ध्वनि विकार उत्पन्न होता है, तो हम क्या कह सकते हैं, संधि कह सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि ध्वनि विकार उत्पन्न कैसे कैसे होता है। ठीक है, कि ध्वनि विकार संधि में या मेल में कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उसमें हम 4 प्रकार से पढ़ेंगे। अभी हम क्या जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ध्वनि विकार, कि ध्वनि विकार कैसे कैसे उत्पन्न होता है। पहला आता है हमारे पास ध्वनि का बदलना। अब ध्वनि का बदलना, ध्वनि कैसे बदलेगी, तो मैं आपको बताऊं कि दो ध्वनियां आपस में मिलेगी। ठीक है, जैसे मैं लिखती हूं ने धन अक, ये भी हमारे एक संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो ने धन अक, अब मैं ने अक तो नहीं बोल सकती इसको, तो इसको हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, नायक। क्या बना, नायक। तो इसमें क्या हुआ, ध्वनि का बदलाव हुआ। तो हम पहले कह सकते हैं ध्वनि विकार कैसे उत्पन्न हुआ, ध्वनि का बदलाव हुआ। दूसरा आता है हमारे
ध्वनि का आगमन, ठीक है, क्या आता है, ध्वनि का आगमन, कि ध्वनि का आगमन कैसे होता है। तो मैं जैसे लिखूं विधन छेद, ये मैंने लिखा, ठीक है। तो इसमें हमारे ध्वनि परिवर्तन होगी और ध्वनि का क्या होगा, आगमन होगा। तो इसमें किसका आगमन हो रहा है, च का, विच्छेद, ठीक है, च का आगमन होता है। आगे आता है हमारे तीसरा, ध्वनि का लोप। ध्वनि का लोप किस प्रकार होता है, ध्वनि का लोप, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, अपने विसर्ग संधि को लेते हैं, ठीक है। तो विसर्ग संधि में जैसे ये आता है अत धन एव, तो अपन नॉर्मल सा लिखते हैं अतएव। तो हमारे ध्वनि का लोप क्या हुआ, ये जो विसर्ग है इसका लोप हो जाएगा। चौथा प्रकार से आते हैं हमारे संयोग, ठीक है, जिसमें हमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं होती। जैसे मैं लिखूं सुधन अम्ब, तो इसका क्या बनेगा, सुअम्ब। क्यों बना सुअम्ब, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे स्वर है और पीछे वाला स्वर इसके साथ मिलेगा, तो क्या हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए क्या बना, सुअम्ब, ठीक है। आगे जैसे मैं लिखूं समधन मान, ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा हमारे, सम्मान। जो ये आधा म है वो आधा म ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ध्वनि विकार 4 प्रकार से हम बदल सकते हैं। पहला ध्वनि का बदलना, दूसरा ध्वनि का आगमन हो सकता है, तीसरा लोप हो सकता है और चौथा संयोग हो सकता है, ठीक है। ये हमारी कुछ सामान्य जानकारी थी संधि के पहले, जो कि हमें पता होना चाहिए कि संधि वास्तव में होती क्या है, ठीक है। आगे हम चलते हैं संधि के प्रकार। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे जो वर्ण थे वो किस प्रकार से थे, ठीक है। तो वर्ण हमारे क्या कह सकते हैं हम, सबसे पहले तो क्या थे, स्वर थे, अ आ इ ई उ ऊ री, ये जो हमारे थे वो क्या थे, स्वर। तो हम क्या कह सकते हैं, पहली संधि कौन सी हो गई, स्वर, ठीक है। उसी प्रकार हमारे दूसरी संधि हम कह सकते हैं कि वर्णों में दूसरा भाग कौन सा आता है, व्यंजन, ठीक है। कौन सा भाग आता है, व्यंजन। तो हमारे दूसरी संधि का मतलब नाम हो गया व्यंजन, ठीक है। उसी प्रकार हमारे तीसरा क्या आता है, विसर्ग, ठीक है। वर्णों में तीसरा प्रकार आता है विसर्ग का, तो हम क्या कह सकते हैं, तीसरा भाग संधि का कौन सा, विसर्ग। तो हम कह सकते हैं कि संधि के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं। कितने हैं, 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ठीक है। उसी प्रकार हमने स्वर संधि को 5 भागों में बांटा है कि स्वर को हम किस तरीके से मिला सकते हैं, बांट सकते हैं। स्वर को हमने 5 भागों में बांटा। उससे पहले कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार स्वर संधि है, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ स्वर से स्वर मिला तो हम क्या कह सकते हैं, इसको स्वर संधि, ठीक है। व्यंजन से व्यंजन मिला, व्यंजन प्लस व्यंजन, ठीक है, या स्वर प्लस व्यंजन, या व्यंजन प्लस स्वर। ये 3 प्रकार जहां आएंगे, या तो व्यंजन व्यंजन मिलेगा, ठीक है, या स्वर और व्यंजन मिलेगा। पहले स्वर आएगा उसके बाद व्यंजन आएगा, या व्यंजन आएगा और उसके बाद स्वर आएगा, तो हम क्या कह सकते हैं उसको, व्यंजन संधि। और विसर्ग में क्या होता है, स्वर के बाद विसर्ग, ठीक है, और उसके बाद स्वर। और इसी का दूसरा पार्ट हम कह सकते हैं स्वर, ठीक है, स्वर के बाद विसर्ग और पीछे क्या आएगा, व्यंजन। उससे हमारे क्या बनता है, विसर्ग
संधि। तो आपको पता चल गया होगा संधि के 3 प्रकार और किस रूप में बांटा गया है और किस किस प्रकार से हम संधि का निर्माण कर सकते हैं। आगे हम स्वर संधि के भेद करते हैं। तो नॉर्मली हमारे स्वर कितने होते हैं? मानक स्वर की संख्या होती है 11। ठीक है, कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, ये हमारे क्या है? मानक स्वरों की संख्या है। तो इसी को हमने स्वर संधि में बांटा। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा, स्वर से स्वर मिलेगा। तो ये सारे जो मानक स्वर होंगे उनसे क्या बनेंगे? उनका निर्माण होगा स्वर संधि में। ठीक है, तो आगे हम स्वर के भेद करते हैं। स्वर संधि के नॉर्मली कितने भेद होते हैं? 5 प्रकार की होती है हमारे स्वर संधि। कौन कौन सी होती है? पहली मैं लिखती हूं दीर्घ। ठीक है, दीर्घ संधि। ठीक है, उसमें क्या होगा वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी मैं लिखती हूं गुण संधि। तीसरी मैं लिखती हूं वृद्धि संधि। और उसी में चौथा रूप वृद्धि यण संधि। ठीक है, और 5वां रूप हमारे आता है अयादि संधि। तो मैं आपको इसमें बताना चाहूंगी कि स्वर संधि के हमारे कितने भेद है? 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम इनको एक एक पार्ट में बांट के अलग अलग इनका अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में हमारे क्या क्या होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, दीर्घ में क्या होता है कि मैं आपको बता दूं कि अ, आ, ई, उ। ठीक है, इन 3 स्वरों का प्रयोग होगा और उसमें भी दीर्घ मात्रा हमेशा बनेगी। ठीक है, पहले हम कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूं, इसका नियम अगर मैं बनाऊं तो अ के साथ आ को मिलाऊं तो हमेशा क्या बनेगा? मेरा आ ही बनेगा। या मैं आ को आगे लाऊं या अ को पीछे ले जाऊं तो भी मेरा क्या बनेगा? आ ही बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये नियम बनता है। उसी प्रकार में ई वाला अगर नियम लिखूं, ई प्लस बड़ी ई या छोटी ई, ठीक है, तो भी मेरे क्या बनेगा? बड़ी ई ही बनेगी, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा है? दीर्घ। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं ऊ लिखूं प्लस ऊ या छोटा ऊ, तो मेरा हमेशा क्या बनेगा? बड़ा ऊ ही बनेगा। तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि हमेशा दीर्घ में क्या आएगा? बड़ा स्वर आएगा। आ, ई, उ हमेशा बनेगा। जैसे कि मैं आपके सामने लिखूं, सबसे पहला उदाहरण अधिक प्लस अधिक, ये मैंने लिखा। ठीक है, तो हमारे इसमें क्या बन रहा है? इसको मैं छोड़ती हूं पीछे वाले को। ठीक है, और सिर्फ इसको और इसको लेती हूं, तो क में से मैंने क्या निकाला? अ निकाला। क्या निकाला? अ निकाला। उसके बाद पीछे मेरे पास क्या है? अ है। अ और अ मिलेगा, तो ये अ और ये अ मिल रहा है आपके, तो क्या बनेगा? आ बनेगा। तो मैं यहाँ क्या बना दूं? आ बना देती हूँ, और आगे वाला शब्द इसके साथ जोड़ देती हूँ। ठीक है,
तो आपको पता होगा कि स्वर कभी अकेला नहीं रहता। अगर व्यंजन स्वर रहित है आगे वाला तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अधिकाधिक। समझ में आया कुछ? उसके आगे मैं लेती हूँ आपके सामने एक और उदाहरण, सधन आकार। ठीक है, सधन आकार। तो इसमें से मैंने अ निकाला, स को मैंने आधा किया और अ निकाला। ठीक है, और आ, तो यहाँ अ और ये आ मिलके क्या बना, हमारे आ बना। तो मैं यहाँ लिखती हूँ आ। ठीक है, और पीछे कार। तो मेरा शब्द क्या बना, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था आपको कि हमेशा जब व्यंजन स्वर रहित होता है तो पीछे वाला स्वर उसके साथ जुड़ जाता है, तो क्या बनेगा, साकार। उसी प्रकार आपको ये चीज समझ में आई होगी कि दीर्घ स्वर संधि कैसे होती है। ठीक है, जैसे कि मैं ई वाला अगर उदाहरण लेती हूं तो ई वाले उदाहरण में क्या होगा। ठीक है, हरि धन ईश लिखूं मैं। ठीक है, क्या लिखूं, हरि धन ईश। तो इधर से मैंने ई को लिया तो र कैसा हो गया, आधा हो गया, छोटी ई है। ठीक है, और इधर बड़ी ई को मैं लेती हूँ, इन दोनों को मिलाया तो छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बनेगा, हमेशा दीर्घ बनेगा। ठीक है, आगे वाला शब्द मैं इसी प्रकार रहने देती हूँ। ठीक है, तो मेरा शब्द क्या बना, इसके साथ इसको जोड़ूंगी तो हरीश। क्या बना, हरीश। उसी प्रकार अगर ऊ वाला मैं उदाहरण लूं, ठीक है, ऊ वाला उदाहरण लूं तो वधु धन उल्लास लिखा मैंने। अब इसको मैं कैसे लिखूं, ठीक है, तो आपको यहाँ ऊ दिख रहा है और ये वाला ऊ, ये कैसा ऊ है, बड़ा ऊ है, और ये कैसा है, छोटा ऊ है। तो हमेशा क्या होगा, बड़ा ऊ होगा। ठीक है, तो इसको मैं अगर जोड़ूं, ठीक है, आधा ऊ बड़ा ऊ छोटा और पीछे वाला शब्द मैं इसी प्रकार लिखती हूं, तो क्या बन गया, ऊ और ऊ मिलके हमेशा क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकती हूँ, वधु उल्लास। ठीक है, इसी प्रकार और भी आपको उदाहरण बताए जाएंगे, वो हम आपके टेस्ट के माध्यम से बताए जाएंगे। तो आपकी दीर्घ स्वर संधि आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार मैं आपको 2-3 शब्द देती हूँ, वो आप, हमारा लाइव चल रहा है अभी, तो आप उनका जवाब दे सकते हो। जैसे कि शब्दार्थ, इसको संधि करके बताना है आपको। ठीक है, देहांत। तो आज हमारे उसी प्रकार दीर्घ स्वर संधि पूरी होती है। कल हम इसके आगे और पढ़ेंगे और इसके आगे वाला भाग करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।